और आइए अब शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों की। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार को समर्थन देने के लिए एक डील की पेशकश की है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने समर्थन के बदले वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग की है। मानसून सत्र के दौरान जीएसटी और इंश्योरेंस बिल जैसे कई बिल आने वाले हैं। इन बिलों पर कांग्रेस सरकार का साथ तभी देगी जब सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे का इस्तीफा ले लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में डिजिटल इंडिया वीक की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक यह कार्यक्रम गेम चेंजर साबित होगा। एक हफ्ते तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 10,000 लोग हिस्सा लेंगे। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 3 मुख्य लक्ष्य हैं, जैसे हर नागरिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकेगा, मांग पर गवर्नेंस और तमाम सरकारी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, आम आदमी का डिजिटल सशक्तिकरण होगा। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी समेत देश के कई दिग्गज उद्योगपतियों के इसमें हिस्सा लेने की उम्मीद है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के जरिए अस्पतालों में भर्ती से लेकर छात्रों की स्कॉलरशिप तक चुनते वक्त राह और आसान हो जाए। 2 जुलाई से शुरू हो रही बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए यात्रियों का पहला जत्था आज जम्मू से रवाना हो गया, जिसके बाद यात्री बालटाल पहुंचेंगे। इस बार पवित्र शिवलिंग की ऊंचाई पिछले कुछ सालों के औसतन 10 से 11 फीट की तुलना में 13 फीट है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। आधार शिविर में सीआरपीएफ ने कमान संभाल ली है। कैंप के साथ जाने वाले सभी इलाके जो तवी नदी से सटे हैं, वहां पर कई पोस्ट बनाई गई हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह बाबा अमरनाथ की यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करने के लिए आज कश्मीर पहुंचेंगे और यात्रा के पहले ही दिन वो बाबा बर्फानी के दर्शन भी करेंगे। आम जनता को दी जा रही सेवाओं में सरकार कुछ अहम बदलाव करने जा रही है। पहला नियम गैस सब्सिडी से जुड़ा है। अगर मंगलवार तक आपके गैस कनेक्शन से आपका बैंक खाता नहीं जुड़ा है तो आज से आपको रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, रेलवे में भी तत्काल टिकट से संबंधित कई नियम बदल रहे हैं। तत्काल टिकट कैंसिल करने पर आज से 50% राशि वापस की जाएगी। साथ ही तत्काल टिकट के समय में भी बदलाव किया गया है। सरकार की तरफ से दी जा रही सुविधाओं में एक और बदलाव यह है कि आज से कमर्शियल वाहनों के बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। भारत सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है जिससे आज से सस्ती दवाएं मिलने लग जाएंगी। इसके तहत आपको सरकारी ब्रांड जन औषधि की मांग करनी होगी और केमिस्ट आपको सस्ती दवाएं देगा। सरकार ने इसके लिए कुल 504 जरूरी दवाओं की पहचान कर ली है। इनमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक, हृदय रोग, डायबिटीज, सांस के रोग और पेट खराब होने की जरूरी दवाएं हैं। इसके लिए लगभग 1000 स्टोर्स चुने जाएंगे जहां ये दवाएं मिलेंगी। दिल्ली विधानसभा में वैट बढ़ाने का प्रस्ताव पास हो गया है। अब दिल्ली सरकार बिना विधानसभा सत्र बुलाए मंत्रिमंडल की बैठक में ही वैट की दरों में 30% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि अभी दिल्ली सरकार ने किसी चीज पर वैट बढ़ाने का ऐलान नहीं किया, लेकिन अगर सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट 30% कर देती है तो दिल्ली में पेट्रोल 66 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 72 रुपए 49 पैसे हो जाएगा, जबकि डीजल 50 रुपए 90 पैसे से बढ़कर करीब 60 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने सोमवार को विधानसभा में डीजल, पेट्रोल, शराब, कोल्ड ड्रिंक, बीड़ी, सिगरेट सहित कई चीजों पर वैट की दरों में 30% तक बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रखा था। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने डेस्क पर लगे माइक तोड़ डाले, तो वहीं बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने वैट संशोधन प्रस्ताव की कॉपी फाड़कर उड़ाई। इसके बाद बीजेपी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। दिल्ली विधानसभा में भाषण के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार कोई काम नहीं करने दे रही है। सीएम केजरीवाल के उठाए सवालों के जवाब में बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल पर मोदी का नाम लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री दफ्तर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिलने का समय नहीं दिया। 10 दिन पहले केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का वक्त मांगा था। प्रधानमंत्री दफ्तर की तरफ से कहा गया कि फिलहाल पीएम काफी व्यस्त हैं। अगर केजरीवाल को बहुत जरूरत है तो वे गृह मंत्री राजनाथ सिंह या फिर वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि केजरीवाल दिल्ली में एलजी के साथ चल रहे विवाद, एसीबी में मीना की नियुक्ति, केंद्रीय करों में दिल्ली की हिस्सेदारी समेत 5 बिंदुओं पर पीएम से बातचीत करना चाहते थे। सलमान खान हिट एंड रन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट सेशंस कोर्ट के फैसले को लेकर ट्रायल की तारीख का ऐलान कर सकती है। सेशन कोर्ट ने हिट एंड रन मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई। सजा को लेकर अब बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रायल शुरू होना है। 13 साल पुराने इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान को राहत देते हुए विदेश जाने की अनुमति दी हुई है। तेल कंपनियों ने लगातार 3 बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद मंगलवार को इसकी कीमतों में कटौती करने का ऐलान किया। पेट्रोल 31 पैसा और डीजल 71 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है।
इस महीने डीजल में ये दूसरी कटौती है। इससे पहले 15 जून को तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 64 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी और डीजल में ₹1.35 प्रति लीटर की कमी की थी। नई कीमतें आधी रात से लागू हो गई। एसीबी के थानाध्यक्ष विजय मलिक को हटाए जाने के एसीबी प्रमुख मुकेश कुमार मीना के फैसले को दिल्ली सरकार ने खारिज कर दिया है। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिलते ही मीना ने इंस्पेक्टर विजय मलिक को हटाकर इंस्पेक्टर बिजमोर को थानाध्यक्ष बनाने का ऑर्डर जारी कर दिया था। उधर पंकजा मुंडे के बाद अब महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े पर गलत तरीके से ठेका देने का आरोप लगा है। आरोप है कि तावड़े ने बिना ई टेंडरिंग के 191 करोड़ का ठेका दे दिया। वित्त विभाग ने ठेके में हुई अनियमितताओं का खुलासा किया है। अखबार के मुताबिक स्कूलों के लिए आग बुझाने वाले यंत्र की खरीद का ठेका बिना ई टेंडरिंग के ही ठाणे की कंपनी को दे दिया गया। आरोपों में घिरे मंत्री विनोद तावड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। वित्त मंत्रालय की आपत्ति के बाद जांच की गई और गड़बड़ी पाए जाने का प्रस्ताव तुरंत रोक दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तावड़े के साथ वित्त मंत्री सुधीर मुंगटीवार और पीडब्ल्यूडी मंत्री चंद्रकांत पाटिल भी मौजूद थे। मुंगटीवार ने तावड़े पर लगाए जा रहे आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया। चिक्की घोटाले में फंसी महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे पर एक और आरोप लगा कि उन्होंने ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका दिया। आरोप है कि जालना जिले में सरकारी परियोजना के तहत पंकजा ने बांध बनाने का ठेका सुनील हाईटेक इंजीनियर्स नाम की कंपनी को दिया, जिसको सरकार ने पहले ही ब्लैकलिस्ट कर दिया था। पंकजा की सिफारिश पर इस कंपनी को न सिर्फ ठेका दिया गया बल्कि ठेका देने में भी नियमों की अनदेखी की गई। इससे पहले पंकजा पर 206 करोड़ की चिक्की घोटाले का आरोप लग चुका है। शिवसेना ने बीजेपी मंत्रियों और नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच एसीबी को देने की मांग की। शिवसेना का कहना है कि मंत्रियों पर लगे आरोप गंभीर है। कांग्रेस ने धौलपुर महल पर कब्जे के बहाने मंगलवार को फिर राजस्थान की सीएम वसुंधरा, उनके बेटे और पीएम मोदी पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जयराम रमेश ने कहा कि पीएम नींद से जागें और वसुंधरा राज्य से इस्तीफा लें। साथ ही धौलपुर महल सरकारी संपत्ति है, इसे लेकर जयराम रमेश ने 4 नए दस्तावेज भी पेश किए। कांग्रेस ने वसुंधरा की बेटे और बीजेपी सांसद दुष्यंत पर आरोप लगाया कि उन्होंने साल 2010 में महल की जमीन, जो कि सरकारी संपत्ति है, उसकी एवज में 2 करोड़ रुपए का मुआवजा लिया, जो कि घोटाला है। कांग्रेस के आरोपों पर राजस्थान बीजेपी ने वसुंधरा राजे का बचाव करते हुए नया दस्तावेज पेश किया। इसके मुताबिक भारत सरकार ने धौलपुर हाउस महाराजा हेमंत सिंह के नाम कर दिया था। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी पर अब प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता जा रहा है। हवाला से लेन देन के आरोप की जांच के लिए टीम को सिंगापुर भेजा गया है। सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने विदेश मंत्रालय के जरिए सिंगापुर और मॉरिशस को 2 चिट्ठियां भी भिजवाई हैं। इन चिट्ठियों में 2009 में ललित मोदी के आईपीएल कमिश्नर रहते हुए डील का जिक्र है। इस डील में हवाला के जरिए पैसे के लेन देन का आरोप है। व्यापम घोटाले में एक और संदिग्ध की मौत का खुलासा होने पर मरने वालों की तादाद 43 पहुंच गई है। कांग्रेस ने जांच की मांग दोहराई है। अमित सागर नाम के एक छात्र की इस साल फरवरी में श्योपुर जिले में एक तालाब में लाश मिली थी। अमित सागर घोटाले में संदिग्ध था। अमित सागर का नाम व्यापम घोटाले के मुख्य आरोपी इंद्रजीत भूषण ने पुलिस को दिए अपने बयान में लिया था। यूपीए सरकार में पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव ने आरोप लगाया कि कोयला आवंटन के सभी फैसले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने लिए थे। गौरतलब है कि कोयला घोटाले मामले में कुछ समय पहले निचली अदालत ने भी मनमोहन सिंह को समन किया था। ई टिकट के जरिए रेलवे बुकिंग करने वालों के लिए खुशखबरी है। अब ट्रेन रद्द होने पर रिफंड सीधा उनके अकाउंट में आ जाएगा। इसके लिए उन्हें टीडीआर फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसे की किल्लत से जूझ रही भारतीय रेल अगले 5 साल के दौरान सुधार और विस्तार पर $120 अरब की भारी भरकम निवेश करेगी। ये जानकारी मंगलवार को केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दी। उधर रूस ने योग को अपने यहां बैन कर दिया है। रूसी अधिकारियों ने इसे जादू टोना फैलाने वाला बताते हुए इस पर रोक लगाई है। सेंट्रल रूस में 2 स्टूडियो में हठ योग की ट्रेनिंग दी जा रही। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई और अगस्त महीने में 8 से 10% तक कम बारिश होने का अनुमान है। कुल मिलाकर पूरे मानसून पर आईएमडी ने कहा कि ये इस साल औसत से कम रहेगा। गुजरात के अमरेली में 24 जून को आई बाढ़ की हैरतअंगेज तस्वीरें सामने आई हैं। बाढ़ के चलते गुजरात में 92 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 45 लोग अमरेली के थे। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में तेजाब हमले की शिकार एक महिला ने आर्थिक मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आरोपी को सजा जरूर हुई, लेकिन महिला को आर्थिक मदद नहीं मिली। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी का बेटा आईआईटी में पहुंच गया है। जावेद अहमद कुरैशी ने सेना की मदद से आईआईटी में 89वां स्थान हासिल किया। गुड़गांव में किड्स फैशन शो में बच्चों ने रैंप पर अपना जलवा बिखेरा। इस फैशन शो में 3 साल से लेकर 13 साल के बच्चों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में तिहाड़ जेल से भागे कैदी जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने जावेद को गिरफ्तार किया।
दिल्ली की तिहाड़ जेल से फरार होने के बाद जावेद अपनी बहन और बहनोई के साथ आईएसबीटी से बस पकड़कर गोंडा गया। गोंडा पहुंचने के बाद जावेद अपने ससुर के घर छिपकर रह रहा था। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने 1983 बैच के आईपीएस अफसर जगमोहन यादव की राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया है। इससे पहले जगमोहन यादव एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर कार्यरत थे। अखिलेश सरकार का आदेश मिलते ही जगमोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर पदभार संभाल लिया। वहीं 5 महीने तक उत्तर प्रदेश पुलिस की कमान संभालने के बाद एके जैन आज रिटायर हो गए। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक मशहूर सीमेंट कंपनी के एरिया मैनेजर को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। टिकट को लेकर एरिया मैनेजर और अनिल कुमार सिंह नाम के एक टीटी में मामूली कहासुनी हो गई, जिसके बाद टीटी ने मैनेजर को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। बताया जा रहा है कि एरिया मैनेजर सौरभ दुबे जल्दबाजी में जनरल टिकट लेकर स्लीपर कोच में सवार हो गए, जहां उनकी टीटी अनिल कुमार से कहासुनी हो गई। सौरभ दुबे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाहाबाद में ब्रांडेड कपड़े और महंगे लैपटॉप की चाह में एसएससी की तैयारी कर रहे छात्र लुटेरे बन गए। किरगंज इलाके में 3 लाख की लूट मामले में 3 छात्रों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने लुटेरे छात्रों के पास 2 तमंचे, 2 बाइक, लैपटॉप और लूट के 52,000 रुपए बरामद किए। गौरतलब है कि 25 जून को शहर के एक सरिया व्यापारी के मुनीम से 3 लाख रुपए की लूट हुई थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मामूली विवाद के बाद पूर्व पार्षद के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों की शिकायत के बाद 3 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इस मामले में पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आरोपियों की गिरफ्तारी में हो रही देरी को देखते हुए मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान भीड़ ने सड़क जाम की, पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस वालों के साथ बदसलूकी हुई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक साइकिल चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। इस दौरान उग्र भीड़ ने साइकिल चोर की जमकर पिटाई कर दी और तमाशबीन लोग चुपचाप चोर की पिटाई देखते रहे। हालांकि भीड़ ने पुलिस को सूचना देने मुनासिब नहीं समझा। इस दौरान मौका पाकर घायल आरोपी फरार हो गया। मेरठ में महिला डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी से कुचलकर बाइक सवार के युवक की मौत हो गई। इस हादसे में बाइक पर सवार दूसरा शख्स भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के वक्त होंडा अमेज गाड़ी में खुद डिप्टी कमिश्नर अनीता सिंह सवार थी। गाड़ी डिप्टी कमिश्नर का ड्राइवर चला रहा था। बताया जा रहा है कि हादसा ओवरटेकिंग के दौरान हुआ। हादसे के बाद मानवीय पहलू को शर्मसार करते हुए मौके से गाड़ी सहित डिप्टी कमिश्नर फरार हो गई। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेरठ में बिजली के खंभे पर चढ़ा लाइनमैन 11,000 वॉट बिजली की चपेट में आ गया। हादसे में लाइनमैन बुरी तरह से झुलस गया। फिलहाल लाइनमैन की हालत गंभीर बनी हुई है। इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग के ऑफिस में घुसकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने विभाग के अधिकारियों को बंधक भी बना लिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग थी कि लाइनमैन को मुफ्त इलाज और पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। उत्तर प्रदेश के गोंडा में खाद्य विभाग की टीम ने विशेष अभियान के तहत मिलावटी दूध ले जाते 2 टैंकरों को पकड़ा। दोनों टैंकरों में करीब 3,000 लीटर दूध मौजूद था। ये दोनों टैंकर बाराबंकी जिले में जा रहे थे। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने जब्त मिलावटी दूध को खेतों में बहा दिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में शहर को सफाई अभियान के तहत पॉलिथीन मुक्त बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। आगरा नगर निगम की टीम ने शहर के 2 इलाकों में छापेमारी के दौरान 10 टन पॉलिथीन जब्त की। इस दौरान पॉलिथीन के एक थोक विक्रेता पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। गौरतलब है कि आगरा शहर को स्वच्छ रखने के लिए पॉलिथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बलिया में बस और एम्बेसडर कार में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में एम्बेसडर कार के ड्राइवर सहित 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं करीब 36 लोग घायल हो गए, जिनमें 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में रुक रुक कर हो रही बारिश से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। राप्ती नदी के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ की आशंका से ग्रामीणों में दहशत है। बाढ़ की आशंका के बावजूद प्रशासन ने तटबंध की मरम्मत पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में चल रहे फेफेक्स वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2015 में उत्तराखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। उत्तराखंड पुलिस के जवान मुकेश रावत ने 3000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर देश के साथ ही प्रदेश का नाम भी रोशन किया। इससे पहले बॉडी बिल्डिंग में सूबे के अमित क्षेत्री देश को स्वर्ण पदक दिलवा चुके हैं। वहीं अमित के बाद मुकेश की इस उपलब्धि से राज्य का पुलिस महकमा भी गदगद है। चारधाम यात्रा मार्ग एक बार फिर खुलने के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। बीते 2 दिनों में से 1000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए। हालांकि 4 दिन पहले तक सिर्फ 500 रजिस्ट्रेशन हुए थे। दोबारा मार्ग खुलने के बाद यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में मौजूद 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू के सोयाबीन रिफाइन का सैंपल फेल होने पर एडीएम कोर्ट ने 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा फेल होने वाले सोयाबीन रिफाइनर के सप्लायर अरोड़ा एजेंसी पर 1 लाख रुपए और सोयाबीन रिफाइन निर्माता कंपनी वंजी इंडिया पर भी एडीएम कोर्ट ने 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
आपको बता दें कि साल 2012 में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रेडिसन ब्लू होटल से सोयाबीन रिफाइंड के सैंपल जांच के लिए रुद्रपुर और पुणे की लैब में भेजे थे और दोनों लैबों में सोयाबीन रिफाइंड का सैंपल फेल हो गया था। पतंजलि फूड पार्क मामले में योग गुरु बाबा रामदेव के भाई राम भरत से नैनीताल हाईकोर्ट से कोई राहत उन्हें नहीं मिली। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पूरे मामले में राज्य सरकार से अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक राज्य सरकार को यह जवाब 2 हफ्ते के अंदर देना होगा। इससे पहले सोमवार को इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से वीडियो रिकॉर्डिंग पेश करने को कहा था, जिसके बाद आज कोर्ट के सामने सरकार ने वीडियो रिकॉर्डिंग पेश की। बिहार की जमुई में एटीएम के सहारे फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों के पास से 5 लाख रुपए नकदी और 50 एटीएम कार्ड मिले हैं। इस मामले में पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लोग एक अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य हैं जो इनाम की राशि देने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करते थे। बरामद एटीएम कार्ड में कई कार्ड फर्जी हैं और पते भी रजिस्टर्ड हैं। बिहार के गोपालगंज में केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। रामकृपाल के मुताबिक जनाधार खत्म होता देख नीतीश और लालू अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। रामकृपाल के मुताबिक दोनों नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बूढ़ी गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद बांध के टूटने का खतरा बढ़ गया है। दहशत में जी रहे ग्रामीणों के मुताबिक ज्यादा जलस्तर बढ़ने पर तटबंध का टूटना निश्चित है, जिसके चलते जान माल का खतरा और खेती प्रभावित होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश कैबिनेट ने ठेकेदारी में 50% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। अब 15 लाख तक के काम में SC, ST, अति पिछड़ा और पिछड़ों को 50% का आरक्षण मिलेगा। आपको बता दें कि यह फैसला पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की कैबिनेट में लिया गया था। सत्ता में वापस आने के बाद नीतीश कुमार ने इस फैसले को रद्द कर दिया। चुनाव के मद्देनजर नीतीश कैबिनेट में दोबारा यह प्रस्ताव लाया गया, जिसके बाद ठेकेदारी में आरक्षण को मंजूरी दे दी गई। बिहार में 7 जुलाई को होने वाले विधान परिषद चुनाव में सभी मतदान केंद्रों में वीडियोग्राफी होगी। कई मतदान केंद्रों पर लाइव कास्टिंग की भी व्यवस्था होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक चुनाव के दौरान अगर कोई प्रत्याशी मतदाताओं को प्रलोभन देता पकड़ा जाएगा तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। दुमका में राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 18,000 शिक्षकों की नियुक्ति का ऐलान किया। मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक 30 अगस्त तक 18,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। झारखंड के रामगढ़ जिले में पुलिस ने एक कोयला तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध कोयले से लदे ट्रक को भी जब्त किया है। इस दौरान एक तस्कर अवैध कोयले से भरे ट्रक को लेकर फरार भी हो गया। झारखंड के गढ़वा जिले में सरस्तिया और दानरो नदी के सूखने से स्थानीय लोगों को पानी के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी की किल्लत को देखते हुए टैंकरों के जरिए पानी मुहैया कराया जा रहा है। हालांकि काफी प्रयासों के बावजूद लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। झारखंड के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में फ्री वाईफाई की सुविधा शुरू की गई। कई दिनों से यात्री लगातार मांग कर रहे थे कि एयरपोर्ट को वाईफाई जोन बनाया जाए। भारतीय क्रिकेट टीम के डायरेक्टर रवि शास्त्री ने महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के बीच मतभेदों की रिपोर्ट को खारिज किया। शास्त्री ने इसे सबसे बड़ी बकवास करार दिया। शास्त्री ने कहा कि दोनों खिलाड़ी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। क्रिकेट इतिहास का पहला डे नाइट टेस्ट मैच इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड मैदान पर खेला जाएगा। यह मैच 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। आपको बता दें कि इस मैच में गुलाबी कोकाबुरा गेंद का इस्तेमाल होगा। मशहूर बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भी वो भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे। विजेंद्र के मुताबिक ओलंपिक में अब भारत की ओर से न खेल पाने का उन्हें मलाल तो है, लेकिन प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भी वो देश का नाम रोशन करने की कोशिश करेंगे। वहीं हरियाणा सरकार ने विजेंद्र के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं। फीफा के एक अधिकारी ने कहा है कि भारत में एक भी फुटबॉल का ऐसा मैदान नहीं जो विश्व कप के मैचों के आयोजक के लायक हो। फीफा अंडर 17 विश्व कप के लिए फीफा टूर्नामेंट निदेशक जेवियर सेपी ने कहा कि फीफा भारत सरकार की एजेंसियों को फुटबॉल मैदानों की गुणवत्ता में सुधार के लिए खुद मदद को तैयार है। आपको बता दें 2017 में अंडर 17 विश्व कप भारत में होने जा रहा है। 7 जुलाई को सबके चहेते शाहिद कपूर की शादी मीरा राजपूत से होने वाली है। 7 जुलाई को गुड़गांव के ओबरॉय होटल में दोनों शादी के बंधन में बनने वाले हैं। मेहमानों को इनविटेशन कार्ड बांटने का सिलसिला जारी है। मीरा राजपूत दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से पढ़ी है। फोर्ब्स की दुनिया की 100 मोस्ट पेड सेलिब्रिटीज की लिस्ट में शाहरुख खान का नाम नहीं है। इस लिस्ट में 71वें नंबर पर सलमान और अमिताभ बच्चन को जगह मिली। अक्षय कुमार 207 करोड़ की कमाई के साथ 76वें नंबर पर हैं, तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी को 82वें नंबर पर जगह मिली है। बॉलीवुड के 2 बेशकीमती सितारों को इंडस्ट्री में 15 साल पूरे हो गए हैं। 30 जून 2000 को करीना कपूर और अभिषेक बच्चन ने बड़े पर्दे पर जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी के साथ डेब्यू किया था। इस मौके पर अभिषेक बच्चन ने अपने फैंस और को स्टार्स को शुक्रिया कहा।
बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म मोहल्ला सी की रिलीज पर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने रोक लगा दी। कल इस मुद्दे पर एक अर्जी दाखिल की गई थी कि फिल्म में धार्मिक भावना को चोट पहुंचाई गई है। इस पर आज अदालत ने फिलहाल रोक लगा दी।